मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं लव लाइफ के बारे में, जॉब के बारे में, आपके सामने भी आते होंगे। कुछ एक टाइप का डर होता है कि शायद कोई नेगेटिव रीडिंग आ जाए, तो आपको डर लगता है किसी को बताने में। मैं हमेशा पॉजिटिव नहीं बताता हूँ। अगर आप कुछ नेगेटिव बता रहे हैं सामने वाले को, तो उसका सोल्यूशन उनको मिले। 12 साल की उम्र में आपकी लाइफ में रेकी ने क्या मिरेकल किया, इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। रेकी सीखने के 3 से 4 महीने बाद मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ था। एंड उस टाइम पे 2014 में कैंसर सिर्फ एक इंसान को नहीं होता था, पूरे परिवार को ही कैंसर होता था। एंड 3 महीने लगातार बीइंग अ 12 ईयर किड मैं रात को रेकी हीलिंग एक्टिवेट करता था एंड उनके गले में हाथ रखकर सो जाता था। सेम डॉक्टर्स जिन्होंने डायग्नोज किया था, उन्होंने मेरे डैड को बोला कि ये प्रॉब्लम अब दोबारा नहीं आएगी। ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे अब कैंसर से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिख रहा है। भाई, जब रेकी का जिक्र हो तो इंडिया के यंगेस्ट और दुनिया भर में पॉपुलर रेकी और टैरो एक्सपर्ट आयुष गुप्ता की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, जिन्होंने अमिताभ बच्चन, रेमो डिसूजा, राकेश रोशन को भी सेशंस दिए हैं। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आयुष जी, आप सिर्फ और सिर्फ 21 साल के हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो पॉपुलैरिटी है, वो आपकी एज के अकॉर्डिंग कई गुना ज्यादा है। इस एज में जब यंगस्टर्स सोचना शुरू करते हैं ऑकल्ट साइंसेस के बारे में, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इस एज में आप यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक का सफर आपने तय कर लिया, कैसे? देखिए, आई बिलीव हुई ही वही जो राम रच रखा। एंड मैं यहाँ पे वो कार्य करने ही आया हूँ, जो कार्य मिलते जा रहे हैं मैं वो करता जा रहा हूँ। एंड अभी तक की जो जर्नी है, इस पूरी जर्नी में रेकी के माध्यम से, टैरो के माध्यम से और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं सिर्फ टैरो की बात करूं, तो अगर बहुत सारे लोग टैरो करवाने आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सेम रहती है। अलग अलग लोगों के सेम क्वेश्चंस, उन लोगों का उस प्रॉब्लम्स को देखने का तरीका अलग अलग, एंड उन सभी लोगों की उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी अलग अलग। तो इन सारी चीज़ों से काफ़ी सारे नए परसेप्शंस मिलते हैं। तो अगर कभी मैं उन सिचुएशंस में हूँ, तो वो परसेप्शंस या उन चीज़ों को हैंडल करने के तरीके मुझे काफ़ी काम आते हैं। रेकी की वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस में ग्रोथ हुई है, फोकस बढ़ा है, कंसंट्रेशन बढ़ा है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व की है कि अब जो लोगों के फेस में स्माइल आती है ना, जो स्पेसिफिक चीज़ें उनकी जब हील होती हैं, वो आकर या कॉल पे या मैसेज पे उनका कन्वर्सेशन होता है कि हमारी ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम ठीक हो गई, और वो स्माइल मुझे लगता है कि मुझे सबसे बड़ी खुशी दे रहा है। एंड वही एक कहीं ना कहीं मेरे लिए अब एक मोटिवेशन है कि हाँ, मुझे इसी जर्नी में कंटिन्यू करना है एंड जितना ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकता हूँ मैं करने के लिए हूँ यहाँ। आयुष जी, जैसे कि आपने बोला कि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सबके सिमिलर होते हैं, मैंने भी देखा है कि मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं लव लाइफ के बारे में, जॉब के बारे में, आपके सामने भी आते होंगे। तो क्या जब लोगों के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, कुछ एक टाइप का डर होता है कि शायद कोई नेगेटिव रीडिंग आ जाए, तो आपको डर लगता है किसी को बताने में कि किस तरीके से बताएंगे? नहीं, देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग में ऐसा है कि ऑफ कोर्स मैं हमेशा पॉजिटिव नहीं बताता हूँ, क्योंकि वी हैव टू बी ऑनेस्ट। अगर वो टैरो सेशन लेने आ रहे हैं तो उनके लाइफ में कुछ मेजर चेंज आना ही चाहिए, नहीं तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। एग्जैक्टली, उनको वो गाइडेंस और उनको वो क्लियरिटी मिलनी काफ़ी ज़रूरी है। बट अगेन, ये हर टैरो कार्ड रीडर या हर एक ऐसे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऐसी फील्ड्स में है या एस्ट्रोलॉजी में है, कि अगर आप कुछ नेगेटिव बता रहे हैं सामने वाले को, तो उसका सोल्यूशन उनको मिले। अदरवाइज बिना सोल्यूशन के अगर आप उनके माइंड में कुछ नेगेटिव पॉइंट डाल देंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठ जाता है। सो मैं बिना सोल्यूशन के कोई भी नेगेटिव एनर्जीज के बारे में नहीं बताता हूँ। एंड आई बिलीव हर उस नेगेटिव प्रॉब्लम या हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा होता है। बिल्कुल, नॉर्मली तो ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या टैरो रीडर्स होते हैं, वो प्रॉब्लम बता देते हैं कि आपके साथ ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन कभी भी वो रेमेडी नहीं बताते और बात को खींचते हैं ज़बरदस्ती, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस लें। और इस चक्कर में जो लोग होते हैं वो महीनों सालों तक उस चीज़ को सोचते रहते हैं। राइट। आयुष जी, रेकी के बारे में एक बहुत ही फेमस कोट है कि रेकी ब्रिंग्स बैक द लाइट दैट वाज ऑलवेज इनसाइड अस। और भगवान के बारे में भी ये कहा जाता है, पता हम सबको होता है कि भगवान हमारे अंदर है, लेकिन उसे फॉलो कोई नहीं करता। तो आप बताएं कि भगवान का और रेकी हीलिंग का क्या कनेक्शन है आपस में? देखिए, रामायण में एक स्वर्ण मृग की बात की गई है, और वो स्वर्ण मृग आज के नाम पे कस्तूरी मृग के नाम से जाना जाता है। वो ऐसा मृग है जो जिसके एब्डोमेन में एक
मस्क पाया जाता है, वो स्मेल पाई जाती है। एंड वो स्मेल की खोज में वो कस्तूरी मृग पूरा जंगल आसपास हर जगह ढूंढ लेता है कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है, ये खुशबू आ कहाँ से रही है। लेकिन अंत में जाके उसे पता चलता है कि वो खुशबू उसके अंदर ही है। वैसे ही हर इंसान के अंदर जो खुशी वो हर बाहरी चीज़ों में ढूंढ रहा है कि मैं ये एक्सपीरियंस कर लूँगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, मैं वो पा लूँगा तो मुझे वो खुशी मिल जाएगी, या मेरे साथ ये घटित हो जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी। बट उन्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो खुशी उनके अंदर ही है। अगर वो अंदर से खुश हैं तो वो सारी चीज़ें वो पा सकते हैं जिसके बेसिस पे वो खुश होना चाह रहे हैं। ज़रूरी ये है कि आप खुश हों, इसलिए आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो पहले खुश हो जाइए, उसके बाद दूसरी चीज़ें करें। सो दूसरा जो क्वेश्चन है कि रेकी और भगवान में क्या कनेक्शन है। जैसे कि रेकी को हम कहते हैं यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। रे और की का अर्थ होता है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, वो सुपीरियर एनर्जी जिसके माध्यम से हम रेकी के प्रोसेस से प्रे करते हैं टू हील दोज स्पेसिफिक इश्यूज। हम वैसे ही हर रिलीजन में हमें पाया जाता है कि हम प्रे करते हैं उस सुपीरियर एनर्जी से। हमारे नाम अलग अलग हो सकते हैं, किसी रिलीजन में हम उनको राम बोल सकते हैं, किसी रिलीजन में हम उनको अल्लाह बोल सकते हैं, जीसस बोल सकते हैं, बट हम कहीं ना कहीं कनेक्ट उसी सुपीरियर एनर्जी से कर रहे हैं और अपनी एक स्पेसिफिक चीज़, अपनी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर जाकर प्रार्थना करते हैं। तो मैं रेकी को धर्म बताने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, तो डोंट टेक इट इन दैट वे, बट एनर्जी सारी सेम है, पाथ, तरीके और उसको पूजने का तरीका अलग अलग है। सो रेकी की एनर्जीज के माध्यम से आपकी कोई भी तरीके की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो दूर हो सकती हैं। वैसे ही जैसे भगवान के पास आप जाके प्रार्थना करेंगे, आपकी कोई भी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आयुषी, नॉर्मली अगर किसी से भी पूछेंगे, अगर मुझसे ही कोई पूछे तो, या रेकी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज किसी को उससे कोई पूछे तो वो बोलेगा कि जापानीज थेरेपी है, लेकिन अथर्ववेद में भी इसका वर्णन मिलता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि एक्चुअली जो इसका ओरिजिन है वो इंडिया से ही हुआ है? देखिए, आप ये देखेंगे कि भारत से काफ़ी सारी ऐसी विद्याएं हैं, पद्धति हैं जो अब भारत के पास नाम नहीं है कि ये भारत की पद्धति है, लेकिन हर एक इंसान को डीपली इनसाइड ये पता है कि ये भारत की पद्धति है। चाहे वो योगा हो, योगा तो हम सभी को पता है कि योगा का ओरिजिन भारत से हुआ है। इवन बाहर के लोगों को भी पता है कि योगा का ओरिजिन भारत से हुआ है। लेकिन अगर आप योगा टीचर्स ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें जो आप लोगो देखेंगे वो योगा अमेरिकन अलायंस के बेसिस में मिलता है। तो ऐसा क्यों? वैसे ही रेकी भी भारतीय पद्धति है। अथर्ववेद में 146वें खंड में मेंशन है स्पर्श चिकित्सा के बारे में। हमारे वेद, पुराण, सनातन धर्म या जो भी हमारे पास स्कल्पचर्स हैं या स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो डिकोड की जाएं तो हमें लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। वैसे ही अथर्ववेद में जो स्पर्श चिकित्सा के बारे में मेंशन है, गौतम बुद्धा ने उसे डिकोड किया था एंड तब से उन्होंने स्पर्श चिकित्सा अपने माध्यम से उन चीज़ों को उपयोग में लाया, बहुत सारे लोगों की समस्याएं दूर की। यहाँ तक कि जो मैंने पढ़ा है और अपने ग्रैंड मास्टर से सुना है कि अगर आप अपनी समस्याएं उनके पास लेकर जाते हैं तो वो जस्ट अपना हाथ ऐसे कर देंगे और आपकी सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जो साधु होते हैं, संत होते हैं, प्रीस्ट्स होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स में भी वो सिर्फ एक हाथ ऐसे करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आपके अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जाएं आती हैं। नॉर्मली भी जब कोई किसी के पैर छूता है अपने से बड़ों के, तो ऐसा कहा जाता है कि आशीर्वाद देने से एक्चुअली उनकी ब्लेसिंग्स हमें लगती हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि रेकी में भी जो पाया जाता है कि जब हम एनर्जीज ट्रांसफर करते हैं तो हम अपने पाम्स से ट्रांसफर करते हैं। तो स्पर्श चिकित्सा मतलब भी यही है कि आपकी जो भी स्पेसिफिक समस्याएं हैं उसको पॉजिटिव एनर्जीज डाल के आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। आयुषी, और मिसकंसेप्शंस रेकी के बारे में बहुत सारे हैं। मैंने खुद भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस के बारे में सुना है कि रेकी करवाने से सिर में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली फीलिंग आने लगती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में नहीं करवाना चाहिए, हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये नहीं करवानी चाहिए। क्या ये सब चीज़ें सच हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो बहुत ज़्यादा अलग अलग मीडियम से लोगों के दिमाग में जा रहे हैं। देखिए, ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पेसिफिकली 2 चक्रास पे रेकी नहीं की जा सकती है, दैट इज़ स्टमक चक्रा एंड रूट चक्रा। स्टमक चक्रा में भी कहीं ना कहीं की जा सकती है, बट मेजरली रूट चक्रा में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेकी डेवलप्स हीट। जब भी अगर आप अपना हाथ भी रब करेंगे तो आपको हीट का अनुभव होगा, राइट? वैसे ही जब आपके बॉडी में एनर्जीज ट्रांसफर होती हैं तो एक एनर्जी, आपकी बॉडी जो एक एनर्जी ही है उससे इंटरैक्ट करती है तो हीट डेवलप करती है, तो उसके वजह से इट माइट अफेक्ट। तो दैट्स वाई वो 2 चक्रास अवॉइड करना पड़ता है।
ऑल्सो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या साइकिल्स के दौरान ऐसा कुछ भी इसमें कोई भी रूल या कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप रेकी नहीं करवा सकते हैं, या जो भी मिसकंसेप्शन साइकिल्स को लेकर भी चल रहे हैं दुनिया में, ऐसे कोई भी मिसकंसेप्शंस रेकी को लेकर नहीं है। रही बात हैवीनेस, जब आपकी बॉडी से कुछ निकाला जाएगा तो आपको एक बॉडी में एक अलगपन ज़रूर फील होगा, चाहे आपको लाइट फील हो, चाहे वो आपको हैवीनेस के रूप में फील हो। ऑफ कोर्स आपको हैवीनेस तब फील हो सकती है, वो भी सेशन के 10 से 15 मिनट तक ही रहती है वो, जब आपकी बॉडी में अगर नेगेटिव एनर्जीज थोड़ा ज़्यादा हैं या आपकी बॉडी में थोड़ा ज़्यादा काम करना है तो आपको वो फील होता है। एंड उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस में रेकी हीलर को जब सामने वाला बताता है कि मुझे हैवीनेस फील हुई या हमें लाइटनेस फील हो रही है, उसके बेसिस पे रेकी हीलर्स अपने फर्दर मूव्स करता है। ओके, ये तो नॉर्मली भी होता है जब कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करता है बहुत टाइम के बाद, या फिर मेडिटेशन स्टार्ट करता है, तो तब भी ऐसा हेडेक तो होता ही है सबको। एग्जैक्टली राइट। और आयुष जी, ये भी कहा जाता है कि रेकी जो है वो कहीं भी किसी से भी नहीं करानी चाहिए, आपकी ऑरा के साथ डिस्टर्बेंस हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है, क्या ये बात सही है? देखिए डेफिनेटली, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो रेकी हीलिंग हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, आपको अलग अलग लोगों के पास ये पद्धति करवाने या इस विद्या का जो बेनिफिट है वो आप अलग अलग लोगों के पास जाके नहीं लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका जो नेम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और स्पेसिफिकली इससे ज़्यादा आपका जो कंसेंट है, जब ये तीनों चीज़ मिल जाती है ना, तो सामने वाले इंसान के पास जो विद्या है, पद्धति है, अगर उसको सही तरीके से वो नहीं कर रहा है तो उसका बहुत सारा मिसयूज़ भी कर सकता है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर मैं सिर्फ रेकी की बात करूं तो रेकी हीलर्स आज के टाइम पे बहुत सारे हैं इन द वर्ल्ड, एंड कौन किस इंटेंशन के साथ रेकी हीलिंग कर रहा है वो आपको नहीं पता है। तो आप रेकी हीलिंग, मैं ये नहीं बोलूँगा आप मुझसे करवाइए या उनसे करवाइए, आप रेकी हीलिंग उनसे करवाइए जिनसे आपको वो कनेक्ट फील हो रहा है, आपको जिनसे मिलकर या जिनसे बात करके वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रही है, वो होप जाग रही है। होप अगर आपको बढ़ती हुई दिख रही है, आपको एक लग रहा है कि हाँ ये रेकी हीलर मेरी ये स्पेसिफिक चीज़ ठीक कर देगा, जिससे बात करके या जिससे मिलके आपको आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है, आपका डिवोशन बढ़ रहा है टूवर्ड्स उस सुपीरियर एनर्जीज, आप उससे रेकी करवाइए। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि कौन रेकी हीलर अच्छा है या कौन रेकी हीलर अच्छा नहीं है, ये आप ही हैं जो ये सारी चीज़ें फील करके डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इससे रेकी करवानी चाहिए। जी, आप रेकी हीलिंग खुद भी करते हैं और उसे सिखाते भी हैं, और आजकल तो ये हाल हो चुका है कि आप ऑफलाइन क्लासेस ढूंढते रहिए, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बहुत सारी बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे क्लासेस नहीं मिली ऑफलाइन, मैं कुछ चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन क्या रेकी के साथ ये पॉसिबल है कि इसकी ऑनलाइन टीचिंग हो सकती है? देखिए, यहाँ पे जो पहले आपका क्वेश्चन आया था कि जो भारतीय पद्धति के बारे में, उस पर एक पॉइंट मुझे ऐड करना था, तो ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही है। गौतम बुद्धा ये नहीं चाहते थे कि ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि जब एक चीज़ बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाती है तो उसको इस्तेमाल करने का, उसको उसके तरफ उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बदलता जाता है, मिसयूज़ भी होता है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। सो इसीलिए वो ये नहीं चाहते थे, और उन्होंने सिर्फ अपने एक डिसाइपल को सिखाया था, ग्रैंड मास्टर आनंद को, एंड देन उनके बाद ये विद्या आगे नहीं गई, तो इसलिए इंडिया से लुप्त हो गई थी। और देन जापान में डॉक्टर मकाओ उसूई ने इसको अपने डिसाइपल्स को सिखाया। देन वर्ल्ड वॉर 2 के पहले उन्हें इंट्यूशन आया था, तब उन्होंने डिसाइड किया जाकर कि हाँ ये विद्या दोबारा लुप्त ना हो, इसलिए लोगों तक पहुँचा देते हैं। सो आगे कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन इज़, ये ऑनलाइन सिखाई जा सकती है कि नहीं? देखिए, कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग ये सिखाई जा सकती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ ऑनलाइन नहीं हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आपके बॉडी में एक आपके पास ऐसी पावर आ रही है जिससे आप अपनी ही प्रॉब्लम्स नहीं, आप दूसरों की प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ सीखने के लिए आपको एक वन ऑन वन एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे सिंबल्स बनाना पड़ता है उस ग्रैंड मास्टर को या मास्टर को जो आपको रेकी सिखा रहे हैं, जो सिंबल्स सिर्फ वन ऑन वन प्रेजेंस में ही बन सकते हैं। तो मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्लंट हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो भी लोग ऑनलाइन अभी रेकी सिखा रहे हैं, स्पेसिफिकली कोविड के बाद, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोविड के पहले नहीं थे, बट कोविड के बाद बहुत ज़्यादा नंबर्स में लोग रेकी सिखा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोविड के टाइम पे मीडियम्स नहीं बने पैसे कमाने के लिए। तो प्लीज़ आप इस स्पेसिफिक चीज़ को, जिससे लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ है, जिससे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उस चीज़ के साथ खिलवाड़ ना करें। तो मैं इवन हीलर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज़ बंद करें। एंड इवन जो लोग रेकी ऑनलाइन सीख रहे हैं, जस्ट एक
कन्वीनियंस के लिए कि ठीक है चलो घर बैठे रेकी सीख लेते हैं, मुझे जाना नहीं पड़ेगा, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो वो सारी कन्वीनियंस को थोड़ा आप दूर रख के सिर्फ 1-on-1 ही रेकी सीखिए एंड दैट विल एक्चुअली बी बेनिफिशियल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं कि मैंने इस टाइम पे कोविड सीखी ऑनलाइन, या उस टाइम पे इस टाइम पे मैंने रेकी सीखी, ऑनलाइन रेकी सीखी, एंड देन मुझे इनिशियल लेवल पे थोड़ा फील हो रहा था बट मुझे कम्प्लीटली फील होना बंद हो गया। तो ऐसे में सिर्फ उस स्पेसिफिक मास्टर की नेगेटिविटी नहीं बढ़ रही है, वो इंसान जिसने रेकी सीखा, अपना टाइम दिया, अपने पैसे दिए, एनर्जी एक्सचेंज दी रेकी सीखने के लिए, उसका रेकी को टूवर्ड्स लेकर जो ट्रस्ट था वो भी कम हुआ। एक पूरा जो पर्सपेक्टिव होता है वो चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली तो वो चीज़ थोड़ा कम होगी दुनिया में तो बहुत अच्छा होगा। ये मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है जो भी देख रहे हैं इसको। आयुष जी, हमने ये तो सुना था कि रेकी से बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन रेकी लाइफ में मिरेकल्स भी करता है, ये हमें बाद में पता चला। 12 साल की उम्र में आपकी लाइफ में रेकी ने क्या मिरेकल किया, इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। जब मैं 12 साल का था तो कहीं ना कहीं थोड़ा फिल्मी लाइन होगी कि मेरी लाइफ का एक टर्निंग मोमेंट आया एंड देन मुझे पता चला कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। एंड हर एक इंसान जो स्पिरिचुअलिटी में है या ऐसी चीज़ों में है जिसमें वो कम्प्लीटली सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए है, एंड मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब ही सेवा है, आप अपनी भी सेवा करें, दूसरों की भी सेवा करें। तो ये हर एक इंसान को एक पर्सनल इंसिडेंट ज़रूरी होता है ताकि उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा उस स्पेसिफिक ऊर्जाओं को लेकर बढ़े। जब मैं 12 साल का था तो मैंने रेकी सीखी, बट ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं था क्योंकि मैं 12 साल का ही था, तो मैंने कोई विजन नहीं रखा था। बट रेकी सीखने के 3 से 4 महीने बाद मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ था। एंड उस टाइम पे 2014 में कैंसर सिर्फ एक इंसान को नहीं होता था, अगर एक इंसान को परिवार में हुआ है तो पूरे परिवार को ही कैंसर होता था। ऐसा माना जाता था कि अगर किसी को कैंसर हो गया है तो आइए उसको मिल लेते हैं, अगली बार कब मिलना हो या ना हो। तो इतना सीवियर माहौल था, ना ही रेडिएशन या कीमोथेरेपी में उतना ट्रस्ट उस टाइम पे जनता में था, तो हमने वैसा कुछ भी नहीं करवाया, बट नॉर्मल मेडिकेशंस चल रही थी उनकी। एंड 3 महीने लगातार बीइंग अ 12 ईयर किड मैं रात को रेकी हीलिंग एक्टिवेट करता था एंड उनके गले में हाथ रखकर सो जाता था। तो ऑलमोस्ट डेली लेवल पे 5 से 6 घंटे 7 घंटे की हीलिंग होती थी। 3 महीने बाद सेम डॉक्टर्स जिन्होंने, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं ये चीज़ बताते वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे सेम डॉक्टर्स जिन्होंने डायग्नोस किया था उन्होंने मेरे डैड को बोला कि ये प्रॉब्लम कैसे आई वो तो हमने आपको बताया था, लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ कैसे गई ये मुझे नहीं पता चला, और ये प्रॉब्लम अब दोबारा नहीं आएगी ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब कैंसर से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिख रहा है। ग्रेट। जस्ट एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर था उनके थ्रोट पे, उन्होंने एक इंजेक्शन सिरिंज से उनका वो एक फ्लूइड जैसा कुछ निकाला एंड दे सेड कि इस प्रॉब्लम के लिए दोबारा कभी भी मत आइएगा। एंड टच वुड, ऑल थैंक्स टू रेकी कि वो दिन है और आज का दिन है, आज तक थ्रोट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपकी मम्मा का और घर में बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था? अगेन मैंने जैसा कि बताया पूरे परिवार को कैंसर होता है, अगर किसी भी एक इंसान को होता था तो हर एक इंसान को उतनी ही खुशी थी कि वो कैंसर से बाहर निकला है। एंड इसमें एक्चुअली मैं सबसे बड़ा योगदान अपने डैड को ही दूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, स्पिरिचुअलिटी या ऐसी चीज़ें, हीलिंग थेरेपीज, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है या इसको आप करके आपका फ्यूचर क्या है। बट जब ये चीज़ ठीक हुई तो मेरे डैड और मैं बैठे हुए थे एंड जो एक बेटे और पिता में जो बात होती है, बेसिक बातें होती हैं, उससे बातें निकली और उन्होंने मुझे बोला कि अगर इस चीज़ से कैंसर जैसी चीज़ ठीक हो सकती है तो ये बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे सकता है। एंड उनके इस बात से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि अगर किसी की कैंसर ठीक हो सकता है इससे, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो मैं अपना जीवन एक्चुअली समर्पित करना चाहूँगा कि मैं जितना ज़्यादा लोगों के काम आ पाऊँ। मैं जस्ट मीडियम हूँ, लेकिन एज अ मीडियम मैं जितने भी लोगों के काम आ सकता हूँ मैं अपना 100% दूंगा, क्योंकि रेकी ने मुझे मेरा घर वापस दिया है। तो और आपने रेकी को लेकर एक बुक भी लिखी है, उसमें क्या कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं? देखिए, रेकी के बारे में उसमें एक कंप्लीट नॉलेज है। अगेन मैं ये जस्ट लोगों को बता देता हूँ, अदरवाइज फिर आगे जाके फिर मिथ्स आएंगे कि आप बुक पढ़ के रेकी सीख सकते हो। वो बुक पढ़ के आप रेकी नहीं सीख सकते हो, बट रेकी के बारे में जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशंस है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, ईच एंड एवरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि रेकी क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ कि हर एक चीज़ एनर्जी है। आप
चाहे वो ये माइक हो, चाहे वो जो ये कैमरा हो जिससे ये शूट हो रहा है, चाहे वो हमारी बॉडी ही क्यों ना हो, हर एक चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। ये कोई आध्यात्मिक बुक या रेकी की बुक पढ़ के मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वांटम फिजिक्स भी मानता है कि हर एक चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। एंड हर एनर्जी के दो पहलू होते हैं, एंड तब वो न्यूट्रलाइज्ड एनर्जी पे आता है। वो दो पहलू हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज। जब भी हमारे बॉडी में नेगेटिव एनर्जीज बढ़ती हैं एंड पॉजिटिव एनर्जीज कम होती हैं, तो आपके लाइफ में 5 प्रोस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम आप फेस करते हो। पहला है प्रोफेशनल लाइफ, दूसरा है पर्सनल लाइफ, तीसरा है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ फोर्थ, एंड फिफ्थ इज फाइनेंशियल हेल्थ। ये 5 प्रोस्पेक्ट में ही आप अपने लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। और इसका जो मूल कारण है वो है नेगेटिव एनर्जीज का बढ़ना, चाहे वो आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जीज का बढ़ना हो या आपके एनवायरनमेंट में नेगेटिव एनर्जीज का बढ़ना हो। तो रेकी के माध्यम से उन नेगेटिव एनर्जीज को कम किया जाता है, उन नेगेटिव एनर्जीज का जो डोमिनेशन है वो ख़त्म किया जाता है एंड पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाया जाता है। तो इन ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस बुक में लिखी हुई हैं, तो जो भी रेकी के बारे में जानना चाहता है दे कैन रीड दैट बुक। आप उस बुक का नाम भी बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। रेकी ब्रह्मांड की रहस्यमयी चिकित्सा। वो अभी हिंदी में अवेलेबल है, तो जो हिंदी में पढ़ने में कंफर्टेबल हैं दे कैन रीड इट आउट। अदरवाइज बहुत ही जल्द विद इन फ्यू मंथ्स उसको हम इंग्लिश में भी लेकर आ रहे हैं, सो दे कैन, एंड विथ मोर एडेड इन्फॉर्मेशन। उसमें और भी जो लास्ट 3 साल का और जो एक्सपीरियंसेस है उन सभी को सम्मिलित करके उसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। बट हाँ, अभी जो हिंदी में है वो भी ले सकते हैं आप। आयुष जी, अब रेकी के बाद टैरो रीडिंग की बात कर लेते हैं। मैं खुद भी एक टैरो रीडर हूँ और लोगों के माइंड में हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या टैरो से फ्यूचर प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। तो उसके बारे में हमें बताएं कि किस तरह से आपने इस बार लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट से सिर्फ 5 to 7 डेज पहले ऐसी प्रेडिक्शंस की जो कि बिल्कुल सही साबित हुई। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि टैरो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज चेक करके वर्तमान में आपकी ऊर्जाएं कैसी हैं उसके बेसिस पे आपको फ्यूचर के इनसाइट्स और फ्यूचर के मैसेजेस ज़रूर दे सकता है। जैसे कि अभी जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, जो आपने मेंशन किया कि जो इलेक्शंस थे अभी जिसका रिजल्ट 4 जून को आई गेस आया है, उसके 4 से 5 दिन पहले हमने एक प्रेडिक्शन किया कि कैसा रहेगा। उसमें वी गॉट द इनसाइट्स कि काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाली है। जिस स्पेसिफिक सीट पे जो पार्टीज़ कुछ ऐसा मन बना के रखी हैं कि ये तो सीट हमारी ही है, उन स्पेसिफिक सीट्स में उनको काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिखेंगे। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि पूरा ही इलेक्शन काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा। तो इस लेवल पे आपको टैरो डेफिनेटली गाइड करता है कि प्रेजेंट की सिचुएशंस को देखकर फ्यूचर की एनर्जीज़ कैसी हैं। बट जो एक परसेप्शन बना हुआ है टैरो को लेकर कि भविष्यवाणी करता है, आपका फ्यूचर बता देगा, आप क्या होने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं जीवन में, वो सारी चीज़ें बता देगा। बट टैरो कार्ड रीडिंग इज़ मोर ऑफ प्रेजेंट सजेशंस, टिप्स एंड गाइडेंस। आप प्रेजेंट में कहाँ सही जा रहे हैं, प्रेजेंट में कहाँ गलत जा रहे हैं, आप ऐसी कौन सी चीज़ें आपको बंद करनी चाहिए जो आपके प्रेजेंट में आपके मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको रोक रहा है, कौन सी चीज़ें आप अच्छी कर रहे हैं उसमें आपको और क्या ऐड ऑन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको टैरो बताता है। आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड में, आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, वो सारी चीज़ें बता के आपकी प्रेजेंट एनर्जीज को देखते हुए आपकी फ्यूचर को लेकर भी कुछ चीज़ें बताता है। बट भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि इवन यू बीइंग एज अ टैरो कार्ड रीडर, बहुत सारे ऐसे जो टैरो रीडिंग लेने आते हैं वो इस क्वेश्चन तक भी पहुंच जाते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे लड़का होगा या लड़की होगी। ऐसे क्वेश्चंस भी लोग पूछते हैं, मैं कब मरूंगा, ये सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, मैं इस लड़के से शादी करूं या इससे करूं। सो काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में ना अनप्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। अब एक ऐसी चीज़ जो एक तो इलीगल है दुनिया में, स्पेसिफिकली इंडिया में तो इलीगल ही है, टू नो दैट व्हाट इज द जेंडर ऑफ योर किड। वो कुंडली दिखा के भी पूछते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल और थोड़ा एडवेंचरस रखना चाहिए लाइफ में। और वो चीज़, वो स्पेसिफिक मोमेंट जिसमें आपको पता चलेगा, जब वो बेबी बाहर आएगा एंड आपको पता चलेगा कि वो लड़का है या लड़की है, उस स्पेसिफिक मोमेंट में जो आपकी खुशी हो सकती थी, वो आपने पहले ही पता करके वो खुशी को खराब कर दिया। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। तो बेसिकली हमारे आसपास की सभी चीजें एक तरह की एनर्जी ही है, पॉजिटिव एनर्जी हो या फिर नेगेटिव एनर्जी, जिससे हमारी लाइफ चलती है। एक बैलेंस्ड और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है और नेगेटिव एनर्जी को कम करना है। अगर आप रेकी के बारे में, टैरो के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आयुष जी का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे।
इंस्टाग्राम और इनके यूट्यूब चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे किसी नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।